बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिंग्या मुसलमानों पर यूपी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के अलग अलग जिलों में एटीएस ने यह कार्रवाई की है। कई जिलों में अब तक 70 से ज्यादा जो रोहिंग्या हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा अलीगढ़, मेरठ और मथुरा में ताबड़तोड़ यह कार्रवाई की गई है। रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई से यूपी में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। बात अलीगढ़ की करें तो अलीगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 17 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस और अलीगढ़ पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। पकड़े गए रोहिंग्यों में 7 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। तो यूपी के अलग अलग जिलों में इस समय एटीएस की कार्रवाई चल रही है। रोहिंग्याओं के खिलाफ ये यूपी पुलिस की कार्रवाई है, जिसमें अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्यों को अलग अलग जगहों से पकड़ा जा रहा है। यूपी एटीएस ने कई जिलों में अब तक 70 से ज्यादा जो रोहिंग्या हैं उनको गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोहिंग्याओं के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर काफी संजीदा दिख रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री के मुताबिक यूपी पुलिस की अलग अलग विंग की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों को यूपी पुलिस की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से टीम इनकी फिराक में थी। वहीं यूपी एटीएस ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुल 74 रोहिंग्यों को पकड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा मथुरा से पकड़े गए हैं। मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13, मेरठ और सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हापुड़ से 2 पुरुष और 1 महिला बाल अपचारी को दबोचा गया है। मथुरा में भी यूपी एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 8 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका पर किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया था। जम्मू की जेल में बंद 168 रोहिंग्या लोगों को रिहा करने से सुप्रीम कोर्ट ने तब मना किया था। इन्हीं सारे पहलुओं पर हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं, जिनसे हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, सरकार की तरफ से इस तरह का आदेश क्यों दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या कुछ फैसला है। लेकिन इसी बीच यूपी सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अलग अलग जगहों से 74 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में एटीएस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, जहां रोहिंग्या के जो लोग हैं जिन्होंने शरण ले रखी है उनको पकड़ने का काम एटीएस द्वारा किया जा रहा है। वहीं कल मेरठ में भी एटीएस पहुंची थी, जिसने एटीएस ने मेरठ से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी एफआईआर थाना खरखोदा में दर्ज कराई गई थी और जिसमें 2 बालिग और 2 जो उसमें छोटे बच्चे थे वो नाबालिग थे। यानी कि एटीएस द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक साथ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। वो तो आने वाला समय बताएगा। जो एटीएस की कार्रवाई है वो कितने दिन चलेगी और इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सोमवार को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 74 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर जिलों की बात करें तो मथुरा जिले से सबसे अधिक 31 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभियान चलाकर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा इन रोहिंग्या घुसपैठियों की बात करें तो इनमें से 16 महिलाएं हैं और 58 पुरुष हैं। अगर पुलिस अभियान की बात की जाए तो लोकल पुलिस और एटीएस की मदद से ये अभियान चलाया गया और सोमवार को तड़के सुबह से मथुरा में झुग्गी झोपड़ियों और अन्य जगहों की तलाशी की जा रही थी।
जहां तलाशी में ये पता चला कि इतने अधिक संख्या में रोहिंग्या घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे थे। अब इसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और आगे भी क्या इस तरह के घुसपैठिए प्रदेश के अलग अलग जगहों पर या अलग अलग जिलों पर हैं, इसको लेकर जांच जारी है। अभी देखने वाला होगा कि आने वाले समय में क्या और भी कई रोहिंग्या घुसपैठियों की गिरफ्तारी होती है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मार्तंड सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल भी जुड़े हैं। मार्तंड, में सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, यूपी पुलिस की तरफ से जो एटीएस ने ये कार्रवाई शुरू की है, जिसमें अवैध रूप से यूपी के अलग अलग जिलों में जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी धरपकड़ तो शुरू हो गई है, 74 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अब इन रोहिंग्यों को डिपोर्ट किया जाएगा। आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जो शपथ ली थी उसी समय ये निर्देश दिया गया था कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और साथ ही साथ जो लोग बाहर से घुसपैठ कर जो है खासतौर से जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको जो है यहाँ से बाहर निकाला जाए या फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए तमाम समय समय पर जो है यूपी पुलिस के द्वारा, चाहे वो एटीएस हो या अलग अलग विंग हो, उनके द्वारा ये कार्रवाई की जाती रही है। अभी जो है ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जो अभियान चलाया गया, इसमें यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली थी कि अलग अलग जिलों में जो बाहर से जो घुसपैठिए हैं वो अपना जो है बसेरा बना रहे हैं और अलग जिलों में जो है वो डेरा जमाए हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पे जो है यूपी एटीएस की लोकल यूनिट और साथ ही जो लोकल पुलिस है उनसे उसको सत्यापित कराया गया। उसके बाद रात को 8 घंटे, आधी रात के बाद जो है ये कार्रवाई शुरू की गई ताकि कोई व्यवधान न उत्पन्न हो और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगने पाई। और रही बात अगर कार्रवाई की तो यूपी पुलिस सीधे तौर पर इनको गिरफ्तार करने के बाद जो है इनके ऊपर जो विभिन्न जो जनपद है जहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और साथ ही साथ अब इसकी भी जांच चल रही है कि क्या ये किसी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे या कोई इनकी इस तरीके की मंशा थी। क्योंकि जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके हिसाब से जहां मथुरा में ये 31 जो सबसे ज्यादा जो पकड़े गए हैं मथुरा से पकड़े गए हैं और मथुरा में ये सैकड़ों की बस्ती के बीच में ये रहते थे और वहां पे सबसे बड़ी चीज जो निकलकर सामने आई है कि मौलवी वहां आता था और बाकायदा जो है उनको धार्मिक शिक्षा देता, धार्मिक तालीम देता था। तो इस पर भी पुलिस एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आखिर उसमें किस तरीके से जो है वो तालीम देता था और क्या कहीं धर्मांतरण की बात तो सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी संलिप्तता पाई गई है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है देवबंद के सहारनपुर में जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों ये बांग्लादेशी नागरिक थे और ये धर्मांतरण के साथ साथ फर्जी कागजात भी बनवाने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं ये लेकिन जो अभियान सवाल है ये है कि जब वो पहले से ही अगर मुसलमान है तो मौलवी साहब धर्मांतरण किस धर्म में करा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे मौलवी आते थे और मौलवी शिक्षा देते थे, तालीमी धार्मिक तालीम देते थे। देना तो और धर्मांतरण कराना दो अलग बातें हो गई ना। सिंडिकेट चलता है, जो ये सिंडिकेट चलता है वो सिंडिकेट में सबसे पहले जो है माइंड वॉश किया जाता है कि आपको किस तरीके से ये काम करना है। उसी के तहत उसमें कई मौलवी भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये जो गिरोह होता है ये कहीं ना कहीं फिर बाहर जाता है और लोगों को जो है जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको अपने जाल में फंसाता है। उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया जाता है। ऐसी घटनाएं जो है पहले भी हो चुकी हैं। यूपी पुलिस ने कई लोगों पर इसको लेकर कार्रवाई भी की है। तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी जो है यूपी एटीएस जांच कर रही है और साथ ही साथ जो फर्जी कागजात हमारे साथ जुड़े हैं, मार्तंड तरीके से अभिषेक के बनवाया पास गया भी है, चलते इसमें हैं। कौन-कौन- अभिषेक, जो लोग गिरफ्तार हुए अवैध रूप से घुसपैठिए थे रोहिंग्या, चलिए वो गिरफ्तार हो गए 74 लोग, लेकिन उन लोगों का क्या उन लोगों के खिलाफ भी जांच चल रही है जिन लोगों ने इनको शरण दी थी? क्योंकि ये अपने से तो आए नहीं होंगे, अगर आ भी गए होंगे तो रहने के लिए किसी ने तो जगह दी होगी। कोई तो होगा जो इनकी सच्चाई जानता होगा, कोई तो होगा जो इनकी मदद कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आशीष, देखिए इस बात को समझना होगा, पिछले 6 साल पहले जब से योगी सरकार वजूद में आई, उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से एक बहुत अहम बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर कुछ घुसपैठिए घुसाए हैं जो यहाँ की नागरिकता भी बहुत जगह पर ले चुके हैं। उनके पास आधार कार्ड है, कई जगह तो वोट डालने की भी उनके पास शक्ति है, यानी उनको नागरिकता नहीं मिली औपचारिक तौर पर, लेकिन उन्होंने कागजात पूरे तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर उनके पास वोटर ID कार्ड है, मताधिकार है। और उत्तर प्रदेश जो सबसे हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है, वहाँ पर इस तरह के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। वो बांग्लादेश से आए हैं, वो नेपाल के रास्ते कई बार एंटर कर चुके हैं, बाकी स्टेट से भी कई सारे जानकारियाँ इस तरह की मिलती रहती हैं। और जो रोहिंग्या मुसलमानों की बात है,
वो बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में और बाकी स्टेट्स में है, और जिसको लेकर अंदरूनी तौर पर एक मिशन शुरू हो गया था कि जहां पर भी पुख्ता जानकारियां मिलेंगी। और बांग्लादेशियों की तादाद तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के सटे सभी राज्यों में बड़ी तादाद में है, बल्कि होटल और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले वेटर या बाकी जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादातर हर जगह बांग्लादेशी ही मिलेंगे आपको। हालांकि उसको लेकर भी कई बार सबूत निकलते हैं, कई बार वो लोग गलत तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाने में कामयाब हो जाते हैं, कई बार रेंट एग्रीमेंट के जरिए वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। अभिषेक, और मेरा जो आप सवाल बहुत बड़ा अहम सीधा सा सवाल है, पूछ रहे हैं जो लोग कि ये जो इनकी 74 मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। जो लोग इन अवैध घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उनको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जिन 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से दस्तावेज मिले हैं, उनको शरण देने वाले भी गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, और जिस बात का शक है यूपी एटीएस को कि एक बहुत बड़ी गैंग काम कर रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, जो ठेका लेती है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेती है इस तरह लोगों को देश में दाखिल कराने का, और फिर उनको इसी तरह जाली दस्तावेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। शरण देने की बात होती है तो शरण भी दी जाती है, एक बड़ा सा हाता होता है या डॉर्मेट्री कही जाए, उसमें बड़ी तादाद में इसी तरह लोग रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाता है, छोटी छोटी दुकानों में काम के लिए इंतजाम किया जाता है, नौकरियां दिला दी जाती हैं, और फिर धीरे धीरे वो वहाँ के बाशिंदों की तरह रहने लगते हैं। शरण देने की आपने बात की है, हमारे साथ काम विनीत कर रहा है, जिंदल भी जुड़े हुए हैं। जिसकी विनीत जी, ATS ने। मुझे ध्यान में है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह साफ कहा था कि जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आ गए हैं, उन्हें शरणार्थी का दर्जा हम नहीं दे सकते। लेकिन कानून क्या कहता है? क्योंकि अभी तक किसी भी एक रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं किया गया है। मुझे ध्यान में है कि 2 रोहिंग्या को जब डिपोर्ट करने की बारी आई थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिए थे, लेकिन डिपोर्ट नहीं कर पाई थी सरकार। वजह क्या है? अनम्यूट करिएगा विनीत भाई अपने आप को। हमारे ऑडिबल जी आशीष भाई, हमारे यहाँ शरणार्थी कानून जो है हमारे देश में नहीं है, अपना ऐसा कोई कानून हम लोगों के यहाँ नहीं है। और इसके अलावा यूएन में जो 1991 में एक शरणार्थी कानून बनाया गया था, एक संधि बनाई गई थी, उसके भी ऊपर भारत के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अवैध घुसपैठ जो होती है वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और इसी को लेकर जो लोग हमारे यहाँ अवैध घुसपैठी आते हैं उनको असाइलम जिसको हम कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि जी हमें हमारे देश में जान का खतरा है और इसलिए हमें अपने यहाँ शरणार्थी का दर्जा दे दीजिए। तो ऐसा कोई प्रोविजन हमारे देश में नहीं है अभी तक। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आप जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं वो मानवता के आधार पर उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसे जो लोग आए हैं पहले आप उनको चेक कीजिए, और अगर ऐसी कोई इलेगलिटी या ऐसा कोई जो देश की सुरक्षा को खतरा लेकर अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है तो आप कार्रवाई कीजिए। और मैं इस बात पे भारत सरकार की जरूर एप्रिसिएशन करूंगा कि उन्होंने दोनों चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की है। जो रोहिंग्या हमारे देश में घुसपैठिए रह रहे हैं उन सभी घुसपैठियों की पूरी मॉनिटरिंग जो है भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने, जैसे हमने देखा कि मॉनिटरिंग के बाद 6 साल पहले जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी वो बात उन्होंने आज पूरी की, जब उनको ये पता चला और ये बात कंफर्म हुई कि ऐसे अवैध घुसपैठिए हैं जो लोग अपना आधार कार्ड, अपना वोटिंग राइट भी यहाँ पे आके ले चुके हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है, और ये कार्रवाई सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। विनीत भाई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मान भी रहा हूं कि कार्रवाई होना जरूरी है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर डिपोर्ट इनको क्यों नहीं किया जा रहा है? डिपोर्टेशन में दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, डिपोर्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय, जैसे आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक पेटिशन, 2 पेटिशन मैं कहूंगा पेंडिंग है। एक पेटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें ये कहा गया है कि इनको जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए क्योंकि ये जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन इसी के साथ एक पेटिशन सर्वोच्च न्यायालय में भी पेंडिंग है जिसमें ये कहा गया है कि जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको यहाँ पे शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं जब पेंडेंसी हो गई कोर्ट के अंदर तो उस चीज को लेकर मुझे लगता है सरकार ने, लेकिन विनीत भाई मुझे ध्यान में है कि सरकार ने उस मामले में कहीं भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहीं भी डिपोर्टेशन पे रोक नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि जो बेसिक सुविधाएं हैं
वो इनको दिया जाए। जो रोहिंग्या जो अवैध तरीके से भारत में आ गए हैं, अगर असाइलम में रह रहे हैं तो उनको बेसिक सुविधाएं दी जाए, लेकिन डेपुटेशन पर रोक नहीं थी। इसीलिए ये एक बहुत, देखिए आशीष भाई, कानून के अंदर हम लोग रोज देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार अनसेट चीजें हम जिनको कहते हैं। तो मैं ये मानूंगा जो वर्डिक्ट जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने कथन में कहा कि आप इनको बेसिक जो सुविधाएं हैं वो दीजिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनको मिल गया। जो लोग अवैध घुसपैठिए जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ रह रहे हैं को उनको रहने के लिए एक आपने स्पेस दे दिया, उनको रहने के लिए आपने यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करा दी। जबकि होना ये चाहिए था कि जो व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ आया है, जो हमारा कानून भी कहता है, इंडियन पासपोर्ट एक्ट भी कहता है और हमारे यहाँ जो फॉरेन लॉ है वो भी कहता है, फॉरेनर्स लॉ वो भी ये कहता है कि अगर कोई अवैध घुसपैठिया है तो आप उसको वापस भेजिए। लेकिन आप देखिए कि हम रिसेंटली देख रहे हैं कि उस तरीके की चीजें जितनी जल्दी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और एक कानूनी प्रक्रिया जो है, मुझे लगता है कि वो कानूनी प्रक्रिया में जब आप एक रिलीफ किसी तरीके का भी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सॉफ्ट कॉर्नर जो है, उसका जो फायदा है, सॉफ्ट कॉर्नर का फायदा उठाते हैं। मार्तंड हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। मार्तंड, सरकार की अब अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? एटीएस का गिरफ्तारी हो गई, मुकदमा चल रहा है, डेपुटेशन को लेकर भी कोई कदम होगा? जी बिल्कुल, देखिए अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत जो है यूपी एटीएस आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है जिसकी तलाश यूपी एटीएस को है कि आखिर ये जो लोग हैं ये कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं और वो किस तरीके से दस्तावेज तक बनवा लेते हैं। आपको बताएं कि सहारनपुर से जब दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हबीबुल्ला मिसबा और अहमदुल्ला को, तो उसमें भी ये चीज सामने आई थी कि ये लोग बाकायदा जो है म्यांमार से बांग्लादेश आते हैं और उसके बाद जो है नेपाल के रास्ते जो है उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाते हैं और वो सहारनपुर में बाकायदा देवबंद में रह रहे थे। और जब वो पकड़े गए तो उसके बाद से उनके पास दस्तावेज मिले, यानी कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड तक उनका बना हुआ था। साथ ही साथ उनसे पूछताछ में ये भी चीज निकलकर सामने आई कि उनको जो है वो यहाँ पे जो है अलकायदा के को आगे बढ़ा रहे थे, प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे, लोगों का माइंड वॉश करके धर्मांतरण कराने के लिए वो कार्यरत थे और साथ ही साथ उनका हैंडलर जो था वो कहीं पाकिस्तान में था। तो ये तमाम जानकारियां भी यूपी एटीएस को जुटानी होगी और इसी के तहत जो है यूपी एटीएस लगातार जो है मुझे लगता है कि यूपी एटीएस को इस बारे में काम करने की ज्यादा जरूरत है कि आखिर इन लोगों को शरण कौन देता है, कौन वो लोग हैं जो इन घुसपैठियों के पासपोर्ट बनवा देते हैं, कौन वो लोग हैं जो इनके आधार कार्ड बनवा देते हैं, कौन वो लोग हैं जो इनके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं, कौन वो लोग हैं जो उनको सारे वो डॉक्यूमेंट मुहैया कराते हैं जो एक भारतीय नागरिक के पास होता है। मुझे एक केस का ध्यान में आया है विनीत जी, असम का एक मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। उस समय अदालत को यह बताया गया कि असम में कोई मरता ही नहीं। दरअसल जो राशन कार्ड असम में बनते थे, अगर किसी की मौत हो जाती थी तो जो घुसपैठिया था वो उस नाम पे रहने लगता था। तो ये बड़ा दिलचस्प इस तरह के वाक्य भी आए हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को खतरा तो है ही। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। विनीत जी आपका जुड़ने के लिए, मार्तंड आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। विनीत जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए थे, कानून के जानकार। मार्तंड हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अभी तक 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यूपी एटीएस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस अवैध घुसपैठियों को, यानी जो रोहिंग्या हैं, उनको शरण दे रहे हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।